नमस्कार मित्रों, आप सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आज हम एक नए विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक अनुरोध करूंगा, एक आग्रह करूंगा कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने देखा है कि बहुत से जो विद्यार्थी होते हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन उनको एक सही मंच नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वे सफलता से वंचित रह जाते हैं। दूसरा, वर्तमान समय में जो शिक्षण संस्थाएं हैं, उन कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से एक भारी भरकम जो फीस जो वसूल की जाती है, उसके कारण बहुत से जो विद्यार्थी, मेधावी विद्यार्थी मैं कहूँगा, कि वो इस कंपटीशन की दुनिया से बाहर हो जाते हैं। वर्तमान का जो दौर वास्तव में बहुत ही टफ कंपटीशन वाला है। वर्तमान समय में राजस्थान लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वास्तव में उनका जो स्तर बहुत ही शानदार है, और उस स्तर तक पहुंचने के लिए हमारी जो तैयारी है वह भी उच्च स्तरीय होनी चाहिए। तो मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से जो क्लासें आपको दे रहा हूँ, उनके पीछे हमारा जो मकसद है वो एक ही है कि वे विद्यार्थी जो बार बार परीक्षा में सफल होने से वंचित हो रहे हैं, कहाँ उनमें कमी है, कहाँ उनकी तैयारी में कमी है और कैसे वे सफलता से वंचित हो जाते हैं, उन सबको हमने भी भोगा है, देखा है। और हम ये महसूस करते हैं कि ये जो विद्यार्थी जब परीक्षा में असफल होते हैं तो किस प्रकार के तनाव से, अवसाद से, एंजाइटी से गुजरते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि इतनी आर्थिक परेशानियों से गुजरते हुए कहीं तो आत्महत्या का भी शिकार हो जाते हैं। हालात ऐसे हो जाते हैं। हमारा जो प्रयास है कि इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी जिन्होंने हिंदी विषय को अपना रखा है, तो मैं ये पूरा प्रयास करूँगा कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को लगभग आपको सारी जो कक्षाएं हैं वो उपलब्ध करवा दी जाएंगे। विशेष रूप से द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी जो शैली होती है वो इस प्रकार की है कि जो एग्जामिनर है वो हमारे साथ भाषा से खिलवाड़ करता है, और भाषा से खिलवाड़ करके हम उस प्रश्न के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और उस प्रश्न का गलत उत्तर दे आते हैं। उसका एक नमूना मैं आपके सामने पेश करता हूँ। जैसे मान लीजिए परीक्षा में ये प्रश्न आता है कि काव्य का जो सौंदर्य होता है, उस काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले जो तत्व हैं वे क्या कहलाते हैं। अब इसी से मिलती जुलती लैंग्वेज है कि काव्य सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं। जब इन दोनों पंक्तियों को देखते हैं तो इनमें हमें कोई ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देता है, लेकिन एक सूक्ष्म अंतर है जो इसके उत्तर को पूरी तरह से बदल देता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है काव्य के सौंदर्य, और यहाँ पर लिखा हुआ है काव्य सौंदर्य। बस इस एक शब्द के कारण इस पूरे वाक्य का जो उत्तर जो एग्जामिनर हमसे पूछना चाहता है वो पूरी तरह से उत्तर है वो बदल जाता है। हम पढ़ते हैं कि काव्य का जो सौंदर्य होता है उसको बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं वो अलंकार,
कहलाते हैं। जब इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है तो विद्यार्थी या तो भ्रमित हो जाता है या फिर उसको ऐसा लगता है कि एग्जामिनर ने बहुत ही एक आसान प्रश्न हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है, और जल्दबाजी में वो विद्यार्थी इसका उत्तर क्या करके आ जाता है, अलंकार करके आ जाता है। लेकिन जब आंसर की जारी होती है तब पता चलता है कि इसका उत्तर तो कुछ और ही था। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि काव्य जो सौंदर्य होता है, वो काव्य सौंदर्य का मतलब होता है रस, और यहाँ पर है काव्य का सौंदर्य। यहाँ पर ये काव्य का सौंदर्य है, उस काव्य की सौंदर्य को बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पर है काव्य सौंदर्य, और काव्य सौंदर्य किसको कहा जाता है, रस को। अब यहाँ से लैंग्वेज ये बन जाएगी कि जो रस है, उस रस को जो बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं, रस का उत्कर्ष करने वाले जो तत्व होते हैं, वे क्या कहलाते हैं। तो इसका जो उत्तर है वह क्या हो जाएगा, गुण, यानी काव्य गुण। भाषा के साथ परीक्षक हमारे साथ खेलता है, और एक भाषा के कारण ही उसकी जो लैंग्वेज है, वह लैंग्वेज ही उसका जो उत्तर है वो पूरी तरह से बदल देती है। ऊपर वाली पंक्ति में देखते हैं कि इसका जो उत्तर है वो अलंकार है, लेकिन जब नीचे वाली पंक्ति को हम देखते हैं तो इसका जो उत्तर है वह काव्य गुण है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो एग्जामिनर हमसे पूछता है और उन प्रश्नों का उत्तर हम गलत करके आ जाते हैं, तो बड़ी ही हमारे मन में एक ग्लानि सी होती है, झुंझलाहट होती है, गुस्सा आता है। लेकिन एक सही मार्गदर्शन के अभाव में हम ये पहचान नहीं पाते हैं कि भाषा के साथ हमें उन प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से देना है। तो इस प्रकार की जो कक्षाएं हैं वो आगामी कक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगी, और किस प्रकार के जो प्रश्न हैं जो हमें परीक्षा के अंदर भ्रमित करते हैं, उन भ्रमित करने वाले प्रश्नों को मैं हल यहाँ पे कराऊंगा। इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं ट्रिक के माध्यम से भी कराऊंगा। जैसे विगत कल वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हमने संस्कृत समीक्षा शास्त्र के 3 आचार्य थे, भामह, दंडी और वामन। इन तीनों आचार्यों का समय हमने बड़े ही ट्रिक की सहायता से आसानी से उसको याद कर लिया था। तो उस प्रकार बहुत सारी चीज़ें मैं आपको याद करवाऊंगा, और परीक्षा के अंदर यदि हमारा दोहराव भी नहीं हो पाता है तो भी हम उस प्रश्न का आसानी से उत्तर दे पाते हैं। इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं ये परीक्षा में हमको देखने को मिलेंगे, और उन सभी प्रश्नों को मैं यहाँ बोर्ड के ऊपर हल करवाऊंगा, और आपकी जितनी भी जो भ्रम पैदा करने वाली जो स्थितियाँ हैं उनका मैं समाधान करूँगा। आज हम आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेके आ रहे हैं, वह है संख्यावाचक शब्दों का। इन संख्यावाचक शब्दों का जो प्रयोग है, हम देखते हैं कि हिंदी भाषी जो प्रदेश है, उन हिंदी भाषी प्रदेशों में जो संख्यावाचक जो शब्द हैं उनके उच्चारण में और उनके लेखन में भिन्नता पाई जाती है। छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि जैसे एक संख्या है 47, एक संख्या है 49। इसकी जो मानक शब्दावली है वो है 47, और इसकी जो मानक शब्दावली है वो है 49। लेकिन हम जब मेवाड़ की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो ये 47 है, इसका जो उच्चारण है वो 49 के रूप में किया जाता है, और 49 का जो उच्चारण है वो 49 के रूप में किया जाता है। जबकि हिंदी भाषी प्रदेश में ये जो इनका जो उच्चारण है वो पूरी तरह से क्या है, हम अशुद्ध मानेंगे, उसका जो लेखन है वो अशुद्ध मानेंगे। इनका जो शुद्ध उच्चारण है, जो इसकी जो मानक शब्दावली है ये है। तो हिंदी भाषी प्रदेशों में ये जो भिन्नताएं पाई जाती हैं, इन भिन्नताओं को दूर करते हुए हम देखेंगे कि 1 से लेकर और 100 तक की जो संख्या है, उन संख्याओं को किस प्रकार से हम लिखेंगे, कहाँ कहाँ हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और हम जब लिखते हैं तो लिखते समय और उसका उच्चारण करते समय हमें कौन सी असुविधाओं का सामना होता है। इस टॉपिक को उठाने के लिए, या मैं कहूँ कि ये जो टॉपिक जो मैंने उठाया है उसका मेन जो मुख्य जो कारण ये है कि आने वाले समय में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा माध्यमिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है मार्च और अप्रैल माह में, और इसके साथ ही प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं उनमें भी वर्तनी शुद्धि संबंधी प्रश्न आते हैं। तो ये जो संख्या सूचक जो शब्द हैं, इन संख्या सूचक या संख्यावाचक शब्दों से कुछ शब्द हमको दे दिए जाते हैं, और उन शब्दों में हमें छँटनी करनी होती है कि कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। लेकिन हमारे उच्चारण में भिन्नता के कारण, या ये कहें कि गलत उच्चारण के कारण, हम उनका जो लेखन होता है वह प्राय सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, और जिसके कारण
हम प्रायः लेखन में भी अशुद्धि कर बैठते हैं, लेकिन कई बार हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो हम केंद्रीय हिंदी निदेशालय की तरफ से जो मानक जो शब्दावली जो जारी की गई है 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का, उनका हम आज अध्ययन करेंगे और किस प्रकार से कौन-कौन सी ऐसी संख्याएँ हैं जिनके उच्चारण में, लेखन में समस्याएँ आती हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे और एक ट्रिक के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि इनको हम आगामी समय में किस प्रकार से सही लिख सकें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो परीक्षार्थी हैं, वो जब अपनी उत्तर पुस्तिका में अपने नामांक का उल्लेख करते हैं शब्दों में, तो उस समय कई बार कई विद्यार्थी को हमने देखा है और साथ ही साथ जब हम कॉपी चेक करते हैं तो उस समय भी देखते हैं कि उनके जो रोल नंबर हैं, जो क्रमांक है, उनमें काटापीटी होती है। अब जब उस उत्तर पुस्तिका का जो मुख्य पृष्ठ है, उसमें ही काटापीटी मिलती है, तो एग्ज़ामिनर है, जो वीक्षक है, उसको भी झुंझलाहट होती है। साथ ही उस कॉपी को चेक करने वाला जो परीक्षक है, उसके भी मन में एक प्रकार का ऐसे विचार आता है कि यार जब इसने कॉपी का जो मुख्य पृष्ठ है, उसके ऊपरी उल्लेख सही तरीके से नहीं किया है, तो अंदर का जो पृष्ठ है, उसके अंदर चेक करने में उसको झुंझलाहट होती है। तो मेरा ये मानना है कि हमें उस उत्तर पुस्तिका का जो मुख्य पृष्ठ है, वो सुंदर होना चाहिए, साफ-सुथरा होना चाहिए और जो लिखावट है, वो भी हमारी एकदम सही होनी चाहिए। तो हम आज अध्ययन करेंगे संख्यावाचक शब्दों का। तो संख्यावाचक शब्दों का अध्ययन करते समय हम 1 से लेकर 100 तक की जो संख्या है, उनका यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से उनका लेखन किया जाता है। अब हिंदी भाषी प्रदेशों की हमने बात की थी, तो हिंदी भाषी प्रदेशों के अंदर हम पहले बात करेंगे कि जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं, ये कौन-कौन से हैं? हिंदी भाषी प्रदेश। हिंदी भाषी प्रदेश कहें या हिंदी भाषी राज्य कहें, तो इनकी जो संख्या है, ये 10 है। इनका मतलब है कि ये जो 10 राज्य हैं, इन 10 राज्यों की जो शासकीय भाषा है, वो पूरी तरह से हिंदी है। यहाँ पर केंद्र के साथ या ये जो राज्य हैं, ये आपस में जब पत्राचार करेंगे, तो हिंदी भाषा का ही प्रयोग करेंगे। तो हमें ये देखना है कि ये जो 10 हिंदी भाषी प्रदेश हैं, ये कौन-कौन से हैं। तो इनमें से सबसे पहले स्थान पर जो राज्य है, वो है अपना राजस्थान। राजस्थान के बाद में दूसरा जो राज्य है, वो है यूपी। तीसरे नंबर पर आएगा एमपी। नंबर 4 पे आएगा बिहार। इसके बाद हम देखते हैं कि यूपी से एक राज्य अलग हुआ था, एक अलग राज्य बना था, जिसका नाम है उत्तराखंड। एमपी से अलग होकर एक नया राज्य बना था, जिसका नाम है छत्तीसगढ़। और बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना था, जिसका नाम है झारखंड। तो इस प्रकार से देखते हैं कि यहाँ पर 7 राज्य हमारे सामने उपस्थित हैं। राजस्थान, यूपी और उससे अलग हुआ राज्य, एमपी और उससे अलग हुआ राज्य, बिहार और उससे अलग हुआ राज्य। ये जो 3 जो राज्य हैं, सॉरी 2000 में ये 3 नए राज्य बने थे। यूपी से अलग राज्य बना था उत्तराखंड, एमपी से बना था छत्तीसगढ़ और बिहार से बना था झारखंड। अब इसके अलावा जो 3 और राज्य हैं, उनमें एक तो है अपना दिल्ली। दिल्ली के बाद में आता है हरियाणा और हरियाणा के बाद में आता है हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये 10 राज्य हैं जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं। अब हम देखते हैं कि इन 10 राज्यों को हम किस प्रकार से याद रखें। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि एक तो अपने राजस्थान को याद रखना है। हमको पता है कि राजस्थान में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। 3 उन राज्यों को रखना है याद जिनका 2000 में इनके टुकड़े हुए थे और टुकड़े होकर इनसे 3 नए राज्य बने थे। तो 3 ये और 3 ये हो जाएंगे 3 3 6। तो 6 एक राजस्थान अपना 7 और उसके बाद में दिल्ली जो दिलवालों की है वो तो है ही, वो तो है ही। एसपी इन हिमाचल प्रदेश यहाँ पे है और ही। तो देखो ट्रिक क्या बन गई, राजस्थान राजस्थान प्लस 3 3 प्लस राजस्थान 3 राज्य और 3 उनसे जो नए राज्य बने हैं वो, तो 3 3 6 7। इसके बाद में और दिल्ली दिलवालों की
वो तो है ही, दिल्ली तो है ही। तो इस प्रकार से कितने हो गए, दिल्ली 8, हरियाणा 9 और हिमाचल 10। तो ये अपने 10 हिंदी भाषी प्रदेश हैं जहाँ पर ये हिंदी भाषा बोली जाती है, या ये कहें कि इसका जो प्रयोग है वह राजकीय कार्यों में किया जाता है। तो ये 10 हिंदी भाषी जो राज्य हैं इसका हम आगे अध्ययन करेंगे, राजभाषा का अध्ययन करेंगे। ये दो सारे जो टॉपिक हैं वे अपने भाषा जो टॉपिक है, राजभाषा का जो संवैधानिक जो प्रावधान है उसके अंदर हम इन सब का उल्लेख करेंगे। और हमको पता है कि जो हिंदी है, संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ये ध्यान देने योग्य बात है। राजभाषा की ये जो दर्जा है ये संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है, अनुच्छेद 343 के आर्टिकल 343 में इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। अब हमारा जो आपका आज का जो टॉपिक है वो है संख्यावाचक शब्द। तो संख्यावाचक जो शब्द हैं उन संख्यावाचक शब्दों का हम अध्ययन करेंगे 1 से लेकर 100 तक। तो हम प्रारंभ करते हैं 1 से। तो 1 को लिखने में हमें ज़्यादा समस्या नहीं है, आसानी से हम लिख सकते हैं 1, उसके बाद में 2, 3, 4। इसमें कई बार विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाता है और वो 4 को 4 लिख देता है, क्योंकि हम उसका जो उच्चारण है वो 4 के रूप में करते हैं और विद्यार्थी आधा च या और रह इस रूप में उसका लेखन करता है, जो गलत है। हम इसका उच्चारण इस रूप में करते हैं, जबकि ये पूरी तरह से क्या माना जाएगा, गलत। सही तरीके से लिखा जाएगा चा और 4। इसके बाद में 5 के लेखन में भी जो विद्यार्थी होता है वो भ्रमित हो जाता है। कई बार विद्यार्थी होता है इस चंद्र बिंदु का प्रयोग न करके अनुस्वार का प्रयोग कर देता है, जो कि पूरी तरह से अशुद्ध है। 5 के बाद में 6 इस प्रकार से लिखा जाएगा। हम पहले देखते थे कि जो 6 है वो इस प्रकार से, उसके आगे विसर्ग का प्रयोग किया जाएगा और विसर्ग का प्रयोग करके ये 6 बनता है। ये प्राचीन समय में हम ऐसे लिखते थे, पुराने समय में, लेकिन हिंदी निदेशालय ने इसको पूरी तरह से गलत कर दिया है और इसका सही जो लेखन है वो किस प्रकार से किया जाएगा, 6 के रूप में। 7 को लिखने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। 8, 9 का लेखन करते समय ये ध्यान में रखना है कि इसके ऊपर केवल एक ही मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। 10 के बाद में 11 है, हम इसका उच्चारण करते हैं 11, जबकि ये 11 नहीं होता है, 11 होता है। उसके बाद में 12 है, 12 के बाद में 13 है, फिर 14 है, उसके बाद 15 है, फिर 16 है, उसके बाद में 17 है, 17 इस प्रकार से लिखा जाएगा। फिर 18 है, 18 का जो लेखन है हम इस प्रकार से करेंगे ठा है र और है। जबकि कई बार हम क्या करते हैं, इसका लेखन हम इस प्रकार से करते हैं आधा ट, जिसको हलंत कहते हैं, ठा र और है। ये जो लेखन है ये पूरी तरह से क्या माना जाएगा, अशुद्ध माना जाएगा। 18 का लेखन इस प्रकार से होगा। उसके बाद में आएगा अपना 19 और 19 के बाद में आगे आएगा अपना 20। उसके बाद हम देखेंगे 21, उसके बाद में आएगा 22, 22 के बाद में 23। इसमें ये ध्यान देने योग्य वाली बात है कि इसमें जो ई है वो दीर्घ ई का प्रयोग किया जाएगा। 23 के बाद में 24 नहीं होगा, 24। हम इसका जब उच्चारण करते हैं तो 24 की तरह करते हैं, 24 जब ये जो उच्चारण है ये पूरी तरह से गलत है, इसका जो लेखन ये गलत माना जाएगा। इसका सही जो लेखन होगा वो होगा 24। 24 के बाद में आ जाएगा 25, 25 के बाद में आ जाएगा 26, 26 के बाद में आएगा 27। ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ये जो तय है, इस तय से पहले एक हलंत तय और आएगा, 27 ये बढ़ाएगा। 27 के बाद में आएगा 28, इसमें हलंत आएगा 28। ये भी ध्यान देने योग्य वाली बात है। 18 में हलंत तय का प्रयोग नहीं होगा, जबकि 28 में हलंत तय का प्रयोग होगा। 29,
उसके पश्चात 30, 30 के बाद में 31, 32। ये ध्यान देने योग्य वाली बात है कि यहाँ पर 32 में इस तय से पहले हलंत तय का प्रयोग भी किया जाएगा। उसके बाद में 33, 33 के बाद में 34। जब हम 24 लिखते हैं तो 24 लिखते समय यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन 34 लिखते हैं तो यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में 35, 36। ये ध्यान देनी है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जब 36 लिखते हैं तो हलंत तय का प्रयोग भी किया जाएगा। 36 के बाद में 37, 38, 39, 39 इस प्रकार से लिखा जाएगा। हम इसका जो उच्चारण करते हैं 39 के रूप में करते हैं। ये जो 39 जो उच्चारण है ये पूरी तरह से अशुद्ध माना जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा 40, 41, 41 के बाद में 42, उसके पश्चात 43, 43 के बाद में 44, 44 इस प्रकार से लिखा जाएगा। जबकि हम इसका जो उच्चारण करते हैं वो 44 के रूप में करते हैं जो अशुद्ध है। 44 के बाद 45 में 45, 45 के पश्चात 46। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि 46 में छी के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसके पश्चात 47, उसके पश्चात 48, 48 के 50, 49, 49 के पश्चात 50। यहाँ पर मैंने इनको नोट कर दिया है कि जहाँ पे हमें समस्या आती है 24 का हम जब लेखन करते हैं तब हमें समस्या आएगी। यहाँ पर 18 का जब लेखन करते हैं तब समस्या आएगी। इसके साथ ही 6 को भी ध्यान में रखना है। साथ ही 28, 32, 34, 36, 39, 42, 44, 46। ये कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनको लिखते समय, जिनका उच्चारण करते समय हम प्रायः अशुद्धियां कर बैठते हैं। 50 के बाद में आगे की संख्या में हम देखते हैं। इक्यावन, 52, 53। जबकि प्राय हम इसका जो उच्चारण करते हैं वो 53 के रूप में करते हैं जो प्राय शुद्ध है। इसका जो सही उच्चारण होता है वो 53 और इस प्रकार से लिखा जाएगा। 53 के बाद में होता है 54 और हम इसका उच्चारण करते हैं 54 के रूप में जो कि अशुद्ध है। 54 इस प्रकार से लिखा जाएगा। फिर है 55, 55 के बाद में है 56, 56 के पश्चात आएगा 57, हलंत तय भी आएगा। 58,
हलंत का प्रयोग होगा, हलंत का प्रयोग किया जाएगा इसमें भी। 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66। ये जो 66 है, इसमें हमें अनुस्वार का जो प्रयोग है वो देखने को नहीं मिलेगा। 67, 68, 69। तय के पहले हलंत का प्रयोग होगा। 69 के बाद 50, 70, 71 हलंत, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। इसके पश्चात 81, 82, 83, 84, 85। पी नहीं लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और अंत में 100। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो संख्यावाचक जो शब्द हैं 1 से लेकर और 100 तक की जो संख्याएं हैं उनका हमने अध्ययन किया है। अब इसके पश्चात हम कल देखेंगे कि इनमें कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको लिखने में, जिनके उच्चारण में हमें दिक्कत आती है, उनको हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम इसे अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।